हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 को मैंने पहले ही डिटेल में कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अब जो सीटेट के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, इसलिए मैं डिटेल में आपको सारे पॉइंट्स को समझाऊंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो देर न करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। एक बार मैं आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ कि आखिर हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ पे दरअसल दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत, जो अपने जो घर के पास की गली है उसमें क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो पुराने खंडर की तारीफ कर रहे हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए मंत्री जी को पत्र लिखने की बात कर रहे हैं, जबकि उस गली के जो बच्चे थे वो उस पुराने खंडर को क्या कहते थे, भूतहा घर कहते थे। फिर वे सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है। इसी चैप्टर में हम आगे आगे पढ़ेंगे कि जो आरंभिक नगर होते थे वो कैसे होते थे, उनकी खोज कैसे हुई, इन नगरों की क्या विशेषताएं थी, इन नगरों से हमें क्या सब प्राप्त हुए तथा इनका विनाश कैसे हुआ। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। अक्सर पुरानी इमारत जो होती है वो क्या होती है, अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में हुआ। लगभग 150 साल पहले क्या हुआ, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जो इंजीनियर जो काम कर रहे थे उन्हें क्या अचानक से क्या प्राप्त हुआ, हड़प्पा पुरास्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। पहले क्या था कि उन लोगों को पता नहीं था हड़प्पा के बारे में, उन्हें अचानक से प्राप्त हुआ। तो ये जो पुरास्थल प्राप्त हुआ ये हड़प्पा ही पहला पुरास्थल था जो उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें जानकारी इस बारे में नहीं थी। ये हड़प्पा कहाँ स्थित है, आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। उन्हें दरअसल पता नहीं था कि ये हड़प्पा पुरास्थल है। उन्होंने तो सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले और क्या किया उन्होंने कि हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गई, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई और इन खंडरों से उन्होंने क्या किया कि हजारों ईंटें उखाड़ ले गए और उन्होंने रेलवे लाइनें बिछा दी, जिससे क्या हुआ कि कई इमारतें जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। ओके, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उसके बाद क्या हुआ कि आज से लगभग 80 साल पहले क्या हुआ कि पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह जो खंडर है वो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ पे हड़प्पा की बात हो रही है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। क्योंकि क्या हुआ था कि हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में जितने भी पुरास्थल मिले, जो पुरास्थलों में जो इमारतें मिली या फिर कोई चीज़ मिली उन्हें क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था और इन शहरों का निर्माण कितने 100 साल पहले हुआ था, लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों में से बहुत को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और इसका पश्चिमी भाग क्या था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था, और पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। और
जो ऊंचाई वाले भाग थे उनको पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, नगर दुर्ग, और निचले वाले जो हिस्से थे उसको क्या कहा है पुरातत्वविदों ने, निचला नगर। ओके। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। और इन दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ जो होती थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और इसकी ईंटें इतनी अच्छी तरह से पकाई गई थी कि हजारों साल बाद भी आज तक उनकी दीवार वैसी की वैसी खड़ी रही। ओके। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि उनकी दीवारें जो है वो खूब मजबूत रहे। ओके। कुछ नगरों में, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। कुछ नगरों में क्या था कि नगर दुर्ग में कुछ खास प्रकार की इमारतें बनाई गई थी। और उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं मोहनजोदड़ो में जो है वो खास तरह की तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और इस महान स्नानागार को बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, ईंट का और प्लास्टर का। ओके। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और इसमें पानी को रोकने के रिसाव को यानी कि पानी के बहाव को रोकने के लिए क्या किया गया था कि प्लास्टर के ऊपर जो है वो चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और इस स्नानागार में उतरने के लिए दो तरफ से क्या किया गया था कि सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। और इस स्नानागार में पानी कहाँ से भरा जाता था, कुएं से भरा जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। उपयोग के बाद इस स्नानागार को क्या किया जाता था, खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। और ऐसा पुरातत्वविदों का अनुमान है कि यहाँ जो है, यहाँ के कुछ विशेष जो नागरिक थे वो विशेष अवसरों पर ही इस स्नानागार में स्नान किया करते थे। ओके। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ये जो कालीबंगा है और लोथल जैसे अन्य नगर थे वहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। जहाँ पुरातत्वविदों का ऐसा अनुमान है कि यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे जो कुछ बड़े बड़े नगर थे वहाँ पे क्या है कि बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं। वहाँ पे ये लोग क्या करते होंगे, प्राय ये लोग अनाजों को संचित करते होंगे, उसको सुरक्षित रखते होंगे। ओके। अब मैं आपको मैप में दिखाती हूँ इन नगरों को। ये है उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर जो कि मैप में दिखाया गया है। यहाँ है हड़प्पा, ये है राखीगढ़ी और कालीबंगा, यहाँ है मोहनजोदड़ो, आप देख सकते हैं ये है चनहुंद्रो। इन नगरों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये जो नगर मैंने आपको मैप पे दिखाई, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों से, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी पुरास्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है। इन सभी स्थलों से क्या है कि पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिसपे कि काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाट, मुहड़े, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। और इन नगरों से पुरातत्वविदों को क्या सब प्राप्त हुए हैं, पत्थर के बाट प्राप्त हुए, मुहड़े, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि चीज प्राप्त हुए हैं। ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है महान स्नानागार। ये जो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है आप इसे देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये है तालाब जिसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई है।
और इसके जो चारों तरफ है ये पर यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई किस प्रकार से की गई थी। आप इस चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भवन, नाले और सड़कें। अब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे, नाले थे और सड़कें थी, उनकी क्या विशेषताएं थी। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। ये जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे, उनके घर आमतौर पर कितने, 1 मिनट, आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। ये जो नगर थे, हड़प्पा सभ्यता के नगर थे, वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। और घर के आंगन के चारों ओर क्या था कि कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, उनमें अधिकांश घरों में क्या था कि एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कई नगरों में क्या था कि ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया, जिन्हें क्या था कि सावधानी पूर्वक सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और हर नाली में क्या था कि हल्की थोड़ी सी ढलान होती थी ताकि पानी कहीं पे रुके ना, पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। अक्सर क्या किया जाता था कि घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और फिर वो क्या होता था कि बाद में जाके वो क्या सभी बड़े नालों में जाके मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। क्या था कि नाले चूँकि ढके हुए होते थे, इसलिए इनकी सफाई के लिए क्या करते थे ये लोग कि मेन होल बनाते थे ताकि नाले की अच्छी तरह से सफाई और देखभाल की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, वहाँ के जो घर, नाले और सड़क होते थे, उनका निर्माण एक साथ ही योजनाबद्ध तरीके से किया। ऐसा नहीं था कि पहले घर बना लिए, फिर सड़क बनाए, फिर उसके बाद नालों का निर्माण किया, ऐसा नहीं था। ये तीनों चीज़ों का, घर, नाले या फिर सड़क हो, तीनों का निर्माण एक साथ ही योजनाबद्ध तरीके से करते थे। ओके, नगरीय जीवन। अब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर में लोग रहते थे, नगर के जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी, वहाँ के जीवन किस प्रकार की थी, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। हड़प्पा के जो नगर थी वो, वहाँ पे बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो कि नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे, ऐसा पुरातत्वविदों का अनुमान है। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। और ये लोग कौन होंगे? यहाँ के शासक होंगे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। और ऐसा भी अनुमान है पुरातत्वविदों को कि ये जो शासक लोग थे वो क्या करते थे, लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। और पुरातत्वविदों का ऐसा अनुमान है कि ये जो शासक लोग थे वो क्या करते थे, खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से जो बने आभूषण होते थे, जैसी कीमती चीजों को अपने पास संजो कर रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे। इन नगरों में क्या था, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनमें क्या था कि लिपिक भी होते थे। लिपिक जो होते हैं वो जो लिखने का काम करते हैं, और ये लोग क्या करते थे, मुहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। और पुरातत्वविदों का ऐसा अनुमान है कि ये जो लिपिक थे ये मुहर पे तो लिखते ही थे, लेकिन अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, लेकिन उनके अवशेष बच नहीं पाए हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। इसके अलावा क्या था कि नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लंबी यात्रा करते थे और वहाँ से यात्रा के दौरान क्या करते थे, वहाँ से अपने उपयोगी वस्तुएं लाते थे और जो दूसरे देश ये जाते थे वहाँ से किस्से कहानियाँ भी ये अपने साथ लाते थे।
मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। और पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान क्या हुआ है कि मिट्टी के कई खिलौने भी प्राप्त हुए हैं जिनसे ऐसा अनुमान है कि बच्चे खेलते होंगे। ओके, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। मैं आपको दिखाती हूँ इस पिक्चर में। ये जो है ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क है और ये बीच में आप देख सकते हैं नाला बना हुआ है। ठीक है, ऊपर एक कुआं आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुआं। ओके, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर, यहाँ देखिए ये हड़प्पा की एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये एक खास लिपि में लिखी गई है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है और यह जो लिखा गया है वह उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने की कोशिश तो की है लेकिन अभी तक इसका अर्थ पता नहीं चल पाया है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है पक्की मिट्टी के खिलौने जिससे प्रायः बच्चे खेलते होंगे, हड़प्पा सभ्यता के बच्चे खेलते होंगे। आगे बढ़ते हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। और पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली है उनमें से अधिकतर किन किन चीज़ों से बनाई गई थी? पत्थर से, शंख से, तांबे से, कांसे से, सोने और चांदी से जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से क्या क्या बनाया जाता था? औजार, हथियार, गहने और बर्तन। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और सोने और चांदी से क्या बनाया जाता था? गहने और बर्तन। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। और इन नगरों में जो मिली सबसे आकर्षक वस्तु है उनमें क्या है? मनके, बाट और फलक। ऊपर पत्थर के बाट देखो, आप देख सकते हैं ये है पत्थर के बाट। कितने ध्यान और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। आप देख सकते हैं खुद ही इन पिक्चर्स में कि कितने अच्छे तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें किन पत्थरों से बनाया गया था? चट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। और पुरातत्वविदों का ऐसा अनुमान है कि इन बाटों को किस लिए बनाया होगा? बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए। मध्य में बाएं मनके, ये आप देख रहे हैं ये है मनके। इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए। इनमें से कई क्या है कि कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर मनके बनाए गए। पत्थरों को काटकर और तराश कर मनके बनाए जाते थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। और इन मनकों के बीच क्या किया जाता था कि छेद किया जाता था ताकि उन्हें धागा में पिरोकर माला बनाया जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है पत्थर के धारदार फलक। ओके, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कढ़ाईदार वस्त्र एक व्यक्ति को पहनाया गया है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ओके, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे? सामान्यतः क्या करते थे? पत्थर की मुहरें बनाते थे जिन पर क्या मिलता था? जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे कि लाल मिट्टी के बर्तन पर काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत बर्तन बनाते थे।
संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ऐसा अनुमान है पुरातत्वविदों का कि लगभग 7000 साल पहले क्या होता था, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमें क्या सब प्राप्त हुआ है? कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। पकी मिट्टी तथा फैंस से बनी जो तकलियां होती है वो हमें क्या देती है? सूत कताई का संकेत देती है। ओके, फैंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। और इनमें से क्या था कि अधिकांश वस्तुओं का निर्माण किसने किया था? विशेषज्ञ ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। और विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मणके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। मैंने जो अभी आपको चित्र में दिखाया है, जो मोहनजोदड़ो से एक व्यक्ति का चित्र, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए चित्र मैंने आपको दिखाया है। आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी अच्छी तरह से उसकी दाढ़ी को दिखाया गया है तथा उसके वस्त्र को भी कितने अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। ये हम सब भी जानते हैं कि हर व्यक्ति जो होता है वो विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। और यह हमें पता नहीं है कि उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसमें केवल पुरुष ही ऐसे थे जो किसी विशेष काम के लिए प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही थी जो विशेष काम के लिए प्रशिक्षण हासिल करती थी। इसके बारे में हमें पता नहीं है। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, और हो सकता है कि कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष हों। ओके, फेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। पत्थर और शंख जो हैं वो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जबकि फेंस जो है उन्हें हम मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। बालू या स्फटिक पत्थरों को क्या किया जाता था? उसके चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई। उसके बाद क्या किया जाता था? जो वस्तु तैयार किया जाता था उस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री होते थे। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे समुद्री हरे कलर का दिखाया गया है। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते। फेंस से क्या क्या बनाए जाते थे? फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल हम किसे कहते हैं? जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जो लकड़ी है या फिर जो धातुओं के अयस्क होते हैं यह हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है और फिर इन लकड़ी या फिर धातुओं के अयस्क से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो किसान द्वारा कपास की खेती की जाती है उसे हम कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोगों को क्या था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें अपने जो नगर थे वहीं पे मिल जाते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे कि हुआ तांबा हुआ, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। इन सब पदार्थों को उन्हें दूसरी जगह से आयात करना पड़ता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के जो लोग हैं वो
तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। यही नहीं, राजस्थान के अलावा ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा बनाने के लिए जो तांबे के साथ टिन धातु का प्रयोग किया जाता है, वो टिन धातु जो हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से मंगवाते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? कर्नाटक से। जबकि बहुमूल्य पत्थर का आयात वे लोग कहाँ से करते थे? गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। ओके। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक खिलौना है, ये बैलगाड़ी के पीछे जो लगाते हैं उसकी तरह कुछ लग रहा है, और ये है एक मुहर। ओके। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है बच्चों का खिलौना हल। आज जो चलाने वाले ज़्यादातर किसान होते हैं वो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। लेकिन उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता में जो अधिकतर हल चलाने वाले थे वो पुरुष थे क्या या फिर महिला थे, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ओके। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब हम पढ़ेंगे नगरों में जो रहने वाले लोग थे उनके लिए भोजन कहाँ से प्राप्त होता था, कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। लोग शहरों के अलावा, नगरों के अलावा क्या था कि गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। वे क्या करते थे? अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। किसान और चरवाहे जो थे वही शहरों में रहने वाले शासक, लेखक या फिर दस्तकारों के लिए खाने का प्रबंध करते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये जो पुरातत्वविदों को पौधे के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या क्या फसल उगाते थे? गेहूं व जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। जमीन की जुताई के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पहली बार हल का प्रयोग किया था, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था, पहले के 2 चैप्टर में हमने पढ़ा था, वहाँ पे हल की कोई चर्चा नहीं की गई थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। हड़प्पा काल के जो हल थे वो नहीं बच पाए हैं क्योंकि क्या था कि वे लकड़ी के बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, मैंने आपको दिखाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं हल के आकार के खिलौने, ये प्रायः प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। इन क्षेत्रों में क्या था कि बारिश कम होती थी, इसलिए पुरातत्वविदों का ऐसा अनुमान है कि सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाते होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। पुरातत्वविदों का ऐसा अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते होंगे कि पानी का संचय करते होंगे और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई करते होंगे। ओके। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन पशुओं को पालते थे? भेड़, गाय, भैंस और बकरी को। बस्तियों के आसपास क्या होता था? तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन जब जो पानी सूख जाते थे, झीलों के पानी सूख जाते थे, तो उन सूखे के महीने में क्या करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? मवेशियों के झुंडों को लेकर चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? बेर नाम का फल होता है, बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे।
गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब हम गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर प्राप्त हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीर नगर बसा था। कच्छ के जो इलाका में खादिर बेट नामक जगह है, वहाँ की उसके किनारे क्या है कि धौलावीर नामक नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ पे क्या था, धौलावीर में क्या था कि साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीर नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे उनको 2 भागों में विभक्त किया गया था, जबकि ये जो 2 धौलावीर नामक नगर है जो कि गुजरात में प्राप्त हुए हैं उनको 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी, और इसके हर हिस्से के चारों ओर क्या था कि पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और ये जो धौलावीर नामक नगर है इसमें एक खुला मैदान भी था जहाँ क्या होता था, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। और यहाँ मिले अवशेषों में जो है हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था, और इन अभिलेखों को क्या किया गया था कि संभवतः लकड़ी में इसको जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, और ये जो अभिलेख लकड़ी में जला गया था यह एक अनोखा अभिलेख था। क्योंकि क्या था कि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख होते थे उसे क्या था कि मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर जला जाता था, जबकि इसे लकड़ी पर जला गया था, इसलिए यह खास था। ओके। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये जो गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी है उसके किनारे क्या पाया गया है, लोथल नामक नगर पाया गया है। यह एक ऐसे स्थान पर बसा था, लोथल एक ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये जो लोथल था यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। लोथल नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। और लोथल से क्या सब मिला है, भंडार गृह से लोथल से जो भंडार गृह पाए गए हैं उसमें भंडार गृह से क्या सब मिले हैं, कई प्रकार के मुहरे, मुद्रांकन या फिर मुहरबंदी जो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप होती है उसे ही मुहरबंदी कहते हैं, ये भंडार गृह से मिले हैं। ओके। लोथल का बंदरगाह आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में, ये है लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ऐसा पुरातत्वविदों का अनुमान है कि ये जो बड़ा तालाब है यह लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। और पुरातत्वविदों का ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे क्या होता होगा कि माल को चढ़ाया और उतारा जाता होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। यहाँ पर क्या है कि एक इमारत भी मिली है जहाँ पर ऐसा अनुमान है कि मनके बनाने का काम होता होगा। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। और लोथल से और क्या सब प्राप्त हुआ है, पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, अधबने मनके प्राप्त हुए हैं, मनके बनाने वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी अब हम पढ़ेंगे। मुद्रा क्या है, मुद्रांकन और मुहरबंदी क्या है। ओके। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। मोहरों का प्रयोग क्यों किया जाता था, सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, जिन सामानों को। आज भी हम देखते हैं कि जो कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको बंद करके उन पर मुहर लगा दिए, यानी कि स्टाम्प लगा दिए जाते हैं। ओके।
थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। और उस समय के जो लोग थे वो क्या करते, थैले में सामान रख के उसको बंद कर देते थे और उसके मुंह पर क्या करते थे, गीली मिट्टी को पोत देते थे तथा किसी वो निशान वाले वस्तु से उस पर छाप लगा देते थे, मुहर की छाप और मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहते हैं। हम देख सकते हैं कि उस समय पे भी लोग अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते थे और किस प्रकार वो मुहर का जो हम इस समय भी प्रयोग करते हैं, उस टाइम पर भी लोग इतने सजग थे कि उस टाइम पर भी इस चीज़ का उपयोग किया जाता था। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और यदि ये मुहर जो होती थी, जो टूटी हुई नहीं मिलती थी, तो ऐसा साबित होता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। और यदि ये मुहर टूटी हुई रहती थी तो ऐसा यह अनुमान लगाया जाता था कि सामान के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ किया गया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आखिर कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। लगभग 3900 साल पहले क्या हुआ कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक से क्या हुआ कि लोगों ने इन नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग जो किया जाता था उसका प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो दूर दूर से कच्चे माल का आयात करते थे, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। मोहनजोदड़ो नामक जो नगर था वहाँ पे क्या हुआ कि सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। अब जाहिर सी बात है, यदि लोग नहीं रहेंगे तो कचरा तो जमेगा ही। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। क्या हुआ कि जल निकास प्रणाली जो थी वो नष्ट हो गई और सड़कों पर ही लोग झुग्गीनुमा घर बनाने लगे। ओके, यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। ये जो धीरे धीरे नगरों का पतन होने लगा, यह सब क्यों हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी इसलिए इन नगरों का पतन हो गया, जबकि अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। जबकि अन्य का क्या कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। ओके, इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी और जंगलों के विनाश होने का कारण विद्वानों ने क्या बताया है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए वहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्होंने क्या किया कि जंगलों का विनाश कर दिया था। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। इसके अलावा जो मवेशी के बड़े बड़े झुंड होते थे उन्होंने चारागाह और घास वाले जो मैदान है उनको धीरे धीरे क्या किए होंगे, समाप्त कर दिए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, कुछ इलाकों में क्या था कि बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। लेकिन ऊपर मैंने आपको जितने भी कारण बताए उन सभी कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो केवल कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। अचानक से सारे नगरों का अंत कैसे हो गया, ये इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया है। ओके, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जो भी हुआ हो, लेकिन जो परिवर्तन का असर है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। जो आधुनिक पाकिस्तान है उसके जो सिंध और पंजाब की बस्तियां थी वो क्या थी, उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए, जिसके फलस्वरूप कई लोग क्या थे कि पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और हड़प्पा सभ्यता के पतन के लगभग 1400 साल बाद क्या हुआ कि नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अपना कोई सुझाव देना है तो आप निश्चित ही कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।